हवस और सत्ता के नशे में अंधे राजा ने जब एक बेबस और गरीब लोहारिन को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, तो उस साधारण सी औरत ने बिना कोई हथियार उठाए अपनी कुशाग्र बुद्धि से ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचा कि क्रूर राजा को उसी की प्रजा के सामने एक भिखारी की तरह मार खानी पड़ी। बुद्धि के आगे सत्ता कैसे घुटने टेकती है, यह उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इतिहास गवाह है कि सत्ता और दौलत का नशा इंसान की सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। एक अहंकारी और अय्याश शासक को लगता है कि वह अपनी ताकत से दुनिया की किसी भी चीज को, यहां तक कि किसी स्त्री के स्वाभिमान को भी खरीद सकता है या कुचल सकता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि जब शारीरिक ताकत और सत्ता का घमंड एक शांत और कुशाग्र बुद्धि से टकराता है, तो सत्ता के परखच्चे उड्डीडीडीएच जाते हैं। आज की यह कहानी कोई साधारण लोक कथा नहीं है, बल्कि कूटनीति, मनोविज्ञान और स्त्री की उस अजेय शक्ति की एक ऐसी रोंगटे खड्डी डिहे कर देने वाली दास्तान है, जो आपको सिखाएगी कि शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप उसके अहंकार और वासना को अपना हथियार बना लें, तो जीत निश्चित है। भैरवगढ़ राज्य का राजा समर सिंह एक अत्यंत क्रूर, अय्याश और अहंकारी शासक था। प्रजा उससे कांपती थी। उसका नियम था कि राज्य में जो भी सुंदर स्त्री उसे पसंद आ जाए, उसे रात होने से पहले महल में हाजिर किया जाए। उसके इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रेवती नाम की एक अत्यंत सुंदर लेकिन फौलाद जैसी मजबूत और कुशाग्र बुद्धि वाली स्त्री रहती थी। रेवती एक विधवा थी और अपने पति की मृत्यु के बाद वह स्वयं भट्टी के सामने बैठकर लोहे के औजार बनाती थी। आग की तपिश ने उसके रूप को और भी ज्यादा निखार दिया था और उसकी मेहनत ने उसके शरीर और इरादों को लोहे जैसा मजबूत कर दिया था। एक दिन राजा समर सिंह शिकार के लिए उसी गांव से गुजर रहा था। उसकी नजर भट्टी पर हथौड़ा चलाती हुई रेवती पर पडेच गई। रेवती के उस तेज और सौंदर्य को देखकर समर सिंह की हवस जाग उठी। महल पहुंचते ही उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ और उस लोहारिन को आज रात मेरे महल के रंग महल में पेश करो। अगर वह मना करे तो उसकी भट्टी जलाकर राख कर देना और उसे घसीटते हुए लाना। सेनापति अपने सैनिकों के साथ रेवती की भट्टी पर पहुंचा और राजा का फरमान सुनाया। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए। सबको लगा कि आज रेवती का जीवन और स्वाभिमान दोनों नष्ट हो जाएंगे। लेकिन रेवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने न तो रोना शुरू किया और न ही सैनिकों के सामने गिद्धा गिद्धाई। उसने कूटनीति का सबसे बद्धा नियम अपनाया, शत्रु के वार को उसी की दिशा में मोद्ध देना। रेवती ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और मोहक मुस्कान लाते हुए सेनापति से कहा, सेनापति जी, महाराज जैसे प्रतापी राजा का प्रस्ताव ठुकराने की मूर्खता मैं भला कैसे कर सकती हूं। यह तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। मैंने अपने कुलदेवता को वचन दिया है कि जो भी पुरुष मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहेगा, उसे एक रात के लिए राजा का चोला उतारकर एक साधारण इंसान की तरह मेरी चौखट पर आना होगा। आप महाराज से कहिए कि वे आज मध्य रात्रि में बिना किसी सैनिक के भेष बदलकर एक साधारण याचक की तरह मेरे घर आएं। मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए तैयार मिलूंगी। सेनापति ने जाकर राजा को यह बात बताई। समर सिंह का अहंकार और उसकी वासना इतनी हावी थी कि उसने इस बात में छिपे खतरे को देखा ही नहीं। राजा ने हंसते हुए कहा, एक लोहारिन की इतनी हिम्मत कि वह मेरी परीक्षा ले, लेकिन ठीक है, अगर उसे यही खेल पसंद है तो आज रात मैं भेष बदल कर जाऊंगा। मध्य रात्रि का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। राजा समर सिंह ने अपने राजसी वस्त्र उतारे, फटे पुराने और मैले कपड़े पहने और एक साधारण राहगीर का भेष बनाकर रेवती के घर की ओर चल पड़ा। उसके शरीर पर कोई राजसी आभूषण नहीं था। वह रेवती की भट्टी वाले घर के पिछले द्वार पर पहुंचा। रेवती ने दरवाजा खोला। अंदर भट्टी की आग तेज दहक रही थी। समर सिंह ने अपनी हवस भरी नजरों से रेवती को देखते हुए कहा, देख लोहारिन, मैं आ गया। मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी है। रेवती ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने दिया और कहा, महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। आप बस इस भट्टी वाले कमरे में एक क्षण के लिए रुकिए, मैं अंदर से पूजा का थाल लेकर आती हूँ।
समर सिंह हवस में अंधा होकर उस छोटे से कमरे में खददा हो गया जहां चारों ओर कोयला और लोहा पद्दा था। रेवती तुरंत कमरे से बाहर निकली और उसने बाहर से उस भारी लोहे के दरवाजे को एक विशाल ताले से बंद कर दिया। समर सिंह को कुछ समझ नहीं आया। उसने अंदर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अब रेवती ने अपनी कूटनीति का सबसे खौफनाक दांव चला। वह घर के मुख्य द्वार पर आई और उसने पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर बचाओ, मेरे घर में चोर घुस आया है, मेरी भट्टी का लोहा चुरा रहा है, गांव वालों दौड़ो। रेवती की चीख सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग लाठियां, डंडे और मशालें लेकर रेवती के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। रेवती ने रोने का नाटक करते हुए कहा, भाइयों, एक भिखारी और चोर मेरे घर के पिछले दरवाजे से घुस आया। वह मेरे पति के बनाए हुए लोहे के औजार चुरा रहा था। मैंने उसे भट्टी वाले कमरे में बंद कर दिया है। गांव वालों का खून खौल उठा। उन्होंने लोहे का वह भारी दरवाजा खोला। अंदर समर सिंह कोयले की कालिख से सना हुआ खद्दधा था। उसके कपदधे फटे हुए थे और वह डर से कांप रहा था। गांव वालों ने आओ देखा न ताव और समर सिंह पर लाठियों की बरसात कर दी। समर सिंह चीखता रहा। उसने लाठियों की मार सहते हुए चिल्लाकर कहा, मूर्खों, रुक जाओ। मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं इस राज्य का राजा समर सिंह हूं। मेरी हत्या मत करो। यह सुनकर गांव वाले एक पल के लिए रुके, लेकिन तभी रेवती ने सामने आकर एक ऐसी बात कही जिसने समर सिंह के बचने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। रेवती ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे ओ नीच चोर, चोरी तो की और अब झूठ भी बोल रहा है। हमारे महाराज तो साक्षात देवता हैं। वे अपने महलों में मखमली गद्दों पर सोते हैं। क्या हमारे प्रतापी राजा आधी रात को फटे कपड़े पहनकर एक बेवा विधवा औरत के घर में चोरी करने आएंगे? इस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि यह हमारे महाराज का नाम बदनाम कर रहा है। इसे और मारो। रेवती की इस बात ने गांव वालों को और भड़धका दिया। हाँ, ये हमारे राजा का अपमान कर रहा है, कहकर उन्होंने समर सिंह को और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। समर सिंह का सारा अहंकार, उसकी सत्ता का नशा और उसकी वासना उस कालिख और मार के नीचे दब गई। वह जमीन पर लेट गया और एक चोर की तरह हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। अगर वह उस समय यह साबित करने की कोशिश करता कि वह सच में राजा है, तो बात पूरे राज्य में फैल जाती कि एक महान राजा रात के अंधेरे में एक विधवा की आबरू लूटने फटे कपदहों में गया था। उसकी आने वाली पीढ़ियों का भी मुंह काला हो जाता, और अगर वह चुप रहता तो उसे एक चोर की तरह मार खानी पड़ी डेचे रही थी। रेवती ने उसे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक दोराहे, साइकोलॉजिकल ट्रैप पर लाकर खड़ीडिढ़ा कर दिया था जहां सत्ता और ताकत दोनों अपाहिज हो चुके थे। अंततः रेवती ने गांव वालों को रोका और कहा, भाइयों, इसे मारो मत। यह एक नीच चोर है। इसे धक्के मारकर गांव की सीमा से बाहर फेंक दो। गांव वालों ने समर सिंह को उठाया और जलील करते हुए, लातें मारते हुए उसे गांव के बाहर नाले में फेंक दिया। समर सिंह अगले दिन किसी तरह छिपता छुपाता अपने महल पहुंचा। उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। उसने अपने सेनापति और मंत्रियों को एक झूठी कहानी सुनाई कि वह रात को वेश बदलकर राज्य का भ्रमण कर रहा था। तब कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। उस दिन के बाद से समर सिंह को रेवती के नाम से भी खौफ आने लगा। उसने जीवन में फिर कभी किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। एक साधारण लोहारिन ने बिना तलवार उठाए सिर्फ अपनी बुद्धि से एक क्रूर शासक को हमेशा के लिए कुचल दिया था। इस कहानी से मिलने वाले तीन कड़ीडीछवे मनोवैज्ञानिक सत्य: वाग वासना बुद्धि का वध कर देती है। लस्ट डिस्ट्रॉयज इंटेलेक्ट। जब इंसान वासना या किसी तीव्र इच्छा के वशीभूत होता है तो उसकी तार्किक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, शून्य हो जाती है। रेवती जानती थी कि राजा हवस में इतना अंधा है कि वह रात के अंधेरे में भिखारी बनकर भी आ जाएगा। 2. शत्रु के अहंकार को अपना हथियार बनाओ। रेवती ने राजा के अहंकार का ही उपयोग किया। उसने यह बात स्थापित कर दी कि राजा महान है, वह ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकता। इस एक वाक्य ने राजा को अपनी असली पहचान बताने से रोक दिया। 3. असली युद्ध दिमाग के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाता है। अगर रेवती तलवार उठाती या सैनिकों से लड़ती तो वह मारी जाती, लेकिन उसने मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ा।
उसने राजा को एक ऐसे जाल में फंसाया जहां राजा के पास शक्ति होते हुए भी वह उसका प्रयोग नहीं कर सकता था। यह दास्तान हमें यह शाश्वत सत्य सिखाती है कि जीवन के किसी भी रण क्षेत्र में चाहे शत्रु की सत्ता कितनी भी विशाल क्यों न हो, एक शांत, कुशाग्र और निडर मस्तिष्क संसार का सबसे घातक अस्त्र होता है। जो दिमाग से खेलता है, जीत हमेशा उसी के कदमों में होती है।